So hello everyone, I am your teacher, your mentor and your guide towards excelling in your university entrance exam. तो कल से हमने पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चालू करी थी। हमने क्वेश्चंस देखे थे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। अब देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हम सुनते हैं ना कि हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, इस स्टेट में लोगों का फंडामेंटल राइट हनन हो गया। तो फंडामेंटल राइट एग्जैक्टली होते क्या है, मतलब कुछ मीनिंग तो होगा उनका। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं, लेट्स सी। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined in the Constitution of India which are guaranteed to all citizens, some for non-citizen। मतलब दे आर बेसिक ह्यूमन राइट्स जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं और कुछ नॉन सिटीजन जो हमारे कंट्री में जो आते हैं, एलियंस वगैरह, जो फ्रेंडली एलियंस हैं और एनिमी एलियन। एलियन का मतलब ये नहीं है कि कोई मार्स से या अदर प्लैनेट से आया है। एलियन का सिंपल मीनिंग है कि जो हमारी इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है उनको फ्रेंडली कंट्री के जो सिटीजन्स अगर इंडिया में आ रहे हैं उनको बोलते हैं फ्रेंडली एलियन। जिस कंट्री के इंडिया के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है उन्हें बोलते हैं एनिमी एलियंस। समझ आ गया? They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. मतलब फंडामेंटल राइट्स किसी भी बेस पे, मतलब वेदर इट्स रिलीजन, रेस, कास्ट, कुछ भी हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। हर सिटीजन को, सबको इक्वली फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। These rights are considered fundamental because they are essential for the all-round development। मतलब फंडामेंटल राइट्स इतने असेंशियल क्यों हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग की ऑल राउंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। मतलब कानून की नजर में सब इक्वल हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक नॉर्मल आम आदमी हो। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आजादी, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आपको कोई जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करा जा सकता, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आपको राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका धर्म चुनने की आज़ादी, आप किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं उसकी आज़ादी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपके कल्चर की आज़ादी, मतलब अगर आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसकी आज़ादी, आप किस रिलीजन को मानते हैं उसकी आज़ादी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, होपफुली ये समझ आ रहा होगा। देखो एक और बात, इसको ग्रुपिंग कैसे किया है, कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है वो देखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? वैसे तो 6 हैं, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये टोटल 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट अब उसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी ये भी था, बट अब ये सिर्फ ऑर्डिनरी लीगल राइट है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। तो अगर पूछे कि अभी फिलहाल कितने फंडामेंटल राइट है, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ आ गया? अब इनको कैसे डिवाइड किया गया है इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी, याद करने की कि नहीं, याद कैसे रखना है। देखो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, हम आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वालिटी कैसे याद रखेंगे, सीरीज वाइज देखेंगे। 14 टू 18 एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जब अपन 14 से 18 ईयर्स के होते हैं तो अपन स्कूल में होते हैं। स्कूल में हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट या वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म सबकी सेम होती है,
करिकुलम सबका सेम होता है, सिलेबस सबका सेम होता है, टीचर एक ही टीचर होता है जो सबको पढ़ाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे कोई टीचर अलग पढ़ा रहा है, तुमको अलग पढ़ा रहा है। स्कूल्स अलग है, बट एक पर्टिकुलर स्कूल में हर बच्चे को इक्वालिटी दी जाती है। मान सकते हैं कि 14 से 18 तक में हमें इक्वालिटी मिलती है, तो ये रिलेट करेगा राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है। फिर जब हम कॉलेज में आते हैं तब हमें आज़ादी मिलती है, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं होती हमारे ऊपर, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। 19 to 20 ईयर्स की एज में हम कॉलेज में आ जाते हैं, तो तब हमको क्या मिलता है? राइट टू फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं मिलता, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट करके आप याद रख पाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज से निकल के जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स कई बार आपको एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं, आप उस एनवायरनमेंट से मतलब खुश नहीं होते हैं, तो 23 to 24 में क्या आ जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। स्कूल में क्या चाहिए? इक्वालिटी, जॉब मतलब कॉलेज में फ्रीडम, फिर जॉब में एक्सप्लॉइटेशन। फिर जब उसके बाद अब कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो भगवान याद आ ही जाते हैं अल्टीमेटली अपन को। तो आर्टिकल 25 to 28 क्या बताता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको मतलब अपने रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम, आपका जो मन है आप उस रिलीजन को मान सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर अब जब रिलीजन, भगवान भी सुमर लिए हमने, भगवान को भी याद कर लिया, उसके बाद अपने आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेगा इंसान, मास्टर्स करेगा, उसके बाद और भी आगे डिग्री लेगा, तो हमें एजुकेशन के लिए राइट्स चाहिए ना, मतलब हम अपनी मर्जी की इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाए, तो आर्टिकल 29 to 30 आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड। फिर जब ये सब हो गया, अब अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं कर रहा है स्टेट हमारा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे हमको इक्वालिटी नहीं दे रहा, हमसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, इस पे बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, जो हमें पावर एम्पावर करता है कि हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर प्रोटेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। पर ऐसा ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं, जो नॉर्मल लीगल राइट्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। बट अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारा हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। होप ये समझ आ गया होगा आपको। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, इक्वालिटी स्कूल याद रखना, फ्रीडम में कॉलेज याद रखना 90 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 to 24 ये जॉब का, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर 25 to 28 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, 29 to 30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मेरा ये रहेगा कि मैं थोड़ा आपको टॉपिक समझाऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा समझाऊंगी, फिर ताकि आप क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर हो जाएं, मतलब एमसीक्यूज के साथ आप फेमिलियर हो जाएं। अब तक आपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने हैं? 6 पढ़े हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने दिए हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड नाउ कम्स अंडर विच कैटेगरी? मैंने बताया था कि पहले 6 थे फंडामेंटल राइट, फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, उसको अब क्या बना दिया गया है? लीगल राइट। तो ये आ जाएगा दिस इज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ लीगल राइट, ठीक है। ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो गया, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम, ये भी, दीज आर ऑल फंडामेंटल राइट। बचा कौन सा? ये लीगल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू इक्वालिटी? अब मैंने क्या बताया था, हम स्कूल में कौन से, ऑलमोस्ट बोल रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट 14 to 18 की एज में स्कूल में होते हैं, वहां पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, तो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आना चाहिए?
आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने कल ही बताया था पार्ट्स आपको कि कौन से पार्ट्स में क्या चीज फॉलो होती है। देखो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बताता है, ये बताता है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट सेकंड है वो बताता है हमें सिटीजनशिप के बारे में, मतलब कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, कौन इंडिया का सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। पार्ट सेकंड बताता है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत नेसेसरी है। पार्ट थर्ड बताता है हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दीज आर डायरेक्टिव टू द स्टेट, स्टेट यू शुड डू दिस, स्टेट यू शुड डू दिस, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डीपीएसपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट थर्ड के अंदर फॉल होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, अब आ गया राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर जो हमारे फॉर फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, उन्होंने ये सोचा कि हम इक्वालिटी तो दे रहे हैं, इक्वालिटी किस किस बेसिस पे दी जा सकती है, किस टाइप से देंगे, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। तो उनको ही धीरे धीरे एक एक स्टेप में डिवाइड कर दिया हर आर्टिकल में। तो समझते हैं, देखो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 स्कूल से याद हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। These are important words, equality before law and equal protection of law। इसको हम EBL प्लस EPL से याद रख सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की नज़र में, आपने देखा है ना, मतलब मूवीज में दिखाता है, टीवीज में दिखाता है कि एक स्टैचू होता है, उसके हाथ में तराजू होता है और उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधा है, इसका मतलब ये है कि वो कानून है जो किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, मतलब उसकी नज़र में सब इक्वल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब आप लॉ के सामने सब इक्वल हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे आप सिटीजन हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, हर कोई इक्वल होगा। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखो ये तो हो गया नेगेटिव कंसेप्ट। सुनने में लगेगा कि ये नेगेटिव कैसे हो गया, जब सबको इक्वल प्रोटेक्ट मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ कर रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, समझाते हो आपको। और ये हो गया पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। अब कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल एक दो, मतलब आप फॉर्म भरते हो एग्जाम्स का, सीयूटी का कोई फॉर्म भरोगे आप, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉलेज के लिए आप फिल करोगे फॉर्म, तो एक तो नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है जो एग्जाम दे, एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान है, मतलब दृष्टिबाधित इंसान है, वो फॉर्म भरे। अब टाइमिंग तुम सबको एक साथ मिले कि मतलब एक बंदे को 60 मिनट बोले कि हाँ आपको 1 घंटे में करना है, आपको भी 1 घंटे में करना है, बट जो दृष्टिबाधित है उसके साथ तो डिस्पैरिटी हो जाएगी ना, उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि वो उतना एलिजिबल है ही नहीं, उसको तो इक्वालिटी मिली नहीं है। उसको तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना हम कि उसको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ले, चलो आप 80 मिनट में कर लो, आप नॉर्मल हो, आप पूरी तरह से आपके सेंसेस काम कर रहे हैं तो आप 60 मिनट में कर लो, ठीक है। ये चीज हमारी बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग
हर उस समान बंदे को समान ट्रीटमेंट मिलेगा। ये नहीं है कि अगर आप डेली 4,000 रुपये मतलब मंथ के 4,000 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं, आपकी तुलना या आपके मतलब कंपैरिजन किसी कॉर्पोरेट इंसान से किया जाए कि उसकी पर मंथ की सैलरी 4,000 है, तो ठीक है, मतलब अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। होप आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में अंतर समझ आ गया होगा कि कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कैसे इक्वालिटी देता है हमको? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, हमारे धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, हमारे लिंग के आधार पे, और जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है जन्म स्थान के आधार पे कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। सबको इक्वालिटी मिली है, इस पे बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कैसे हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है? आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सुनो, तुम ये बोलोगे कि वुमेन्स को और चिल्ड्रन को तो स्टेट जो है वो प्रायोरिटी पे देता है। स्टेट वुमेन और मतलब चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? जब सबको इक्वालिटी पे दिया हुआ है तो वुमेन्स और चिल्ड्रंस को क्यों देते हैं? उसका मैं रीजन बताती हूँ। उनको देते हैं क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम अ वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। तो स्टेट चाहे तो वुमेन्स एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस ला सकता है, पर किसी भी इंसान को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आ जाइए 16 पे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम फॉर्म भरते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तो कोई डिस्क्रिमिनेट होता है? अब बोलोगे मैम डिस्क्रिमिनेट तो होता है, कोटा मिलता है, बट वो कोटा क्या है? कोटा किसको मिलता है? वो बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को। तो स्टेट चाहे तो उनके इन्हांसमेंट के लिए, मतलब उनका जो स्टेटस है उनको अच्छा करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टेट प्रोवाइड करवा सकता है ऐसे प्रोसीजर्स, ठीक है। बाकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर किसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी MBBS, मतलब किसी मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे MBBS नेसेसरी है। मैं खाली ग्रेजुएट होकर MBBS कैसे बन सकती हूँ? नहीं बन सकती था। तो मतलब डिग्री तो इक्वल होनी चाहिए, इक्वालिटी उसमें है। ओके, समझ आ गई आपको? नेक्स्ट इज आर्टिकल 7 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। सी, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चीज डिफाइन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स की वर्डिक्ट्स होते हैं, जो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं, उनमें ढूंढते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी वो प्रैक्टिस है जो भी किसी इंसान को इन्फीरियर फील करा रही है। अब आपके 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप अपने एक फ्रेंड के साथ बात नहीं करो, उसके साथ खाना मत खाओ, उसको ग्रुप से आउटसाइड करो, दिस इज नॉट अनटचेबिलिटी। हाँ, लेकिन अगर आप उसे पब्लिक गार्डन में खेलने से मना कर दो बिकॉज ऑफ इस कास्ट या फिर किसी और बेसिस पे, या आप बोलो कि पब्लिक वेल से पानी नहीं पी सकते, टैंक में नहीं जा सकते, मतलब पार्क में अलाउ नहीं हो, मतलब उसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या करता है? आर्टिकल 18 कैसे हमें इक्वालिटी देता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब ये बोलोगे कि मैम नहीं हमको टाइटल्स तो मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। मैं बताती हूँ, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे टाइटल्स ब्रिटिश इंडिया ने हमको दिए थे, जैसे राय बहादुर, दीवान बहादुर, राजा। तो जो हेरिडिटरी नोबल्स टाइटल होते हैं ना, कि राजा का बेटा तो राजा ही होगा, सिर्फ वही टाइटल अबॉलिश होंगे। वो टाइटल अबॉलिश नहीं होंगे जो हमारी गवर्नमेंट देती है हमको। मिलिट्री में होता है ना लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब होता है, ये तो गवर्नमेंट ही दे रही है। तो इसमें वो वाले टाइटल जो हेरिडिटरी है ना,
सिर्फ वही अबॉलिशन होंगे, एंड एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, होप ये समझ आ गया होगा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये कहाँ से लिया गया है? यूएस से। ये क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट। ये क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट। आर्टिकल 14 में आता है ईबीएल प्लस ईपीएल। आर्टिकल 15 में आता है डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या बताता है? आर्टिकल 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या बताता है? सॉरी, आर्टिकल 17 बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 क्या बताता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे आपके एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वालिटी। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हाईलाइट करना कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। एक सेकेंड, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वालिटी। क्या पूछ रहा है? राइट टू इक्वालिटी। हमें पता है राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में फॉलो होता है? आर्टिकल 14 to 18, 14 to 18। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कौन सा आता है? और क्या बोल रहा है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बताया था? आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 था ईबीएल प्लस ईपीएल। ईपीएल, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आर्टिकल 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल बोल रहा था अनटचेबिलिटी के बारे में? आर्टिकल 14 ने बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 ने बताया डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 16 में बताया इक्वल अपॉर्चुनिटी जॉब्स में। 17 ने बताया था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17। ठीक है, आ गया आंसर आपका। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बार बार आर्टिकल्स पढ़ोगे, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छे से चीजें रिटेन रख पाओगे। ठीक है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। मैंने बताया था ना किस किस पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए प्रोहिबिट करता है। रिलीजन करता है, रेस पे भी करता है, कास्ट पे भी करता है। मतलब इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं कर सकते। सिटीजन ऑफ इंडिया में किसी को डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब आता है राइट टू फ्रीडम, आजादी। सबको चाहिए आजादी। आजादी कैसे है, किस टाइप की आजादी? अब कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर ने जब बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी दे दी। अब इक्वालिटी देने के बाद थोड़ा आजादी भी तो देंगे वो। ठीक है, तो ये कौन कौन से आर्टिकल में फॉल होता है? आर्टिकल 19 to 22। मतलब आर्टिकल 19 से 22 जो आर्टिकल है वो हमारे आजादी की बात करता है। किस टाइप की आजादी? देखो, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का हक है, आप बोलते हो। आप जैसे कई बार कंपटीशन होते हैं, मतलब पोएट्री कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, बोलते हो ना आप। या फिर अगर आप कहीं पे धरना वगैरह दे रहे हो तो बोलते हो, आपको आज़ादी है उसकी बोलने की। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते नहीं हो। मतलब आपको बोलने का, अपना थॉट रखने का, आपको एक्सप्रेस करने का, आपके इमोशन, उसकी पूरी पूरी आज़ादी है। असेंबली, अब जब बोलोगे तो लोग सुनेंगे। सुनना अब इस बात को कि मैं कैसे रिटेन करवाऊंगी आपको चीजों को। आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनने आएंगे, तो क्या बनेगी? असेंबली। अब असेंबली बनेगी मतलब जब
असेंबली बनती है, तो हम एक जो जो हमारी सेम आइडियोलॉजी के लोग होते हैं हम उनसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या बनाएंगे उसके बाद, एसोसिएशन बनाएंगे। एसोसिएशन बनाएंगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह रहेंगे हम मूवमेंट भी करेंगे। मूवमेंट की आज़ादी, टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं भी घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रोकता नहीं है कि नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते। मूवमेंट की आज़ादी। रेजिडेंस, अब सारे टाइम घूमते थोड़ी ना रहोगे, रेस्ट भी करोगे, रुकोगे भी, कहीं पे स्टे भी करोगे, तो रेजिडेंस की आज़ादी। अब रुकोगे कहीं पे तो खाने पीने के लिए भाई पैसे तो लगते हैं ना, तो कमाओगे भी। तो प्रोफेशनल आज़ादी, आपका करियर चूज करने की आज़ादी। अभी आज़ादी दे तो दी सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दे तो दी। कौन कौन सी आज़ादी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट एंड प्रोफेशन। अब बोलोगे मैम कि ऐसा भी तो होता है कई बार कि मतलब गलत बोल रहा होता है, जो स्टेट के अगेंस्ट बोल देता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल ले जाते हैं। उसका मैं बोलूँगी, उसका रीज़न ये है, कोई भी स्टेटमेंट आपका रिटर्न या फिर कोई एक्सप्रेशन, मतलब प्रेस वगैरह जो होते हैं, कार्टून्स वगैरह डाल देते हैं, कोई भी चीज़ अगर स्टेट की इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, स्टेट का सिक्योरिटी, अगर इनको हैम्पर करता है, स्टेट की सिक्योरिटी बिगड़ रही है आपके बोलने से, आप भड़काऊ भाषण दे रहे हो, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, अब आपका मन करेगा कि नहीं हम तो असेंबली बनाएंगे, हम तो चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है ना, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आपकी वजह से कितने इंपॉर्टेंट काम रुक जाएंगे बाकी लोगों के। अपनी मर्जी से आप कहीं भी नहीं बना सकते ना। अगर आपके इन सब मतलब राइट से, फ्रीडम से, अगर इन मतलब स्टेट की इंटीग्रिटी हर्ट हो रही है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, स्टेट का सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके उस टाइम ये राइट छीन लिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 हो गया। कौन कौन सी आजादी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। याद रखना कि मैंने कैसे कैसे बताया था, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, देखो दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक तो प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? कोई क्राइम हुआ, ठीक है, उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट करी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का या जो भी नॉर्मल कोर्ट है उसका रूल होता है कि क्या सजा मिली है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। प्रिवेंटिव में क्या होता है? प्रिवेंटिव में ये होता है कि अगर हमें लग रहा है, मतलब स्टेट को अगर ये लग रहा है क्राइम होने से पहले ही अगर ये सब चीज़ें कर ली जाती है तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें बता दी मैंने, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या है कि किसी भी इंसान को बाई चांस किसी ने चोरी करी है तो उस बंदे को चोरी ही तो सजा मिलेगी। उस बंदे को ऐसा नहीं है ना कि मर्डर की सजा मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। किसी बंदे ने अगर छोटा मतलब क्राइम किया है, क्राइम तो क्या छोटा क्या बड़ा, क्राइम क्राइम होता है, अगर किसी ने चोरी किया तो उसे चोरी की ही सजा मिलेगी। उसको स्टेट जबरदस्ती मतलब उसके अधिकारों का हनन करके उसको किसी और की सजा नहीं दे सकता। मतलब जो क्राइम आपने किया है पर्टिकुलरली आपको उसी की सजा मिलेगी। इसके अलावा एक क्राइम की केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक क्राइम की आपको दो दो बार सजा भुगतनी पड़ रही है। तो मतलब प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20, व्हाट इज द आर्टिकल 21, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको लगा लेना स्टार मार्क। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? मतलब जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार मतलब इसमें क्या क्या फॉल होता है? देखो इसमें फॉल होता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। राइट टू लाइफ में क्या आएगा? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू हैव अ डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट hazardous इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड,
राइट टू प्राइवेसी, मतलब आपका जो प्राइवेसी है, आप अपने घर में क्या कर रहे हो, वो किसके अंदर फॉलो होता है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, हॉस्पिटल में जाके आप इलाज लेते हो ना, आपको अच्छी हेल्थ का अधिकार है, ये किस में आता है, आर्टिकल 21। राइट टू फ्री एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आर्टिकल 21, चलो मैं बताऊंगी। राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई आपसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, राइट अगेंस्ट डिलेड एक्सक्यूजन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं आप घूमने मत जाओ, आपका मर्जी होती है, आपको ट्रैवल करना है तो आप जाते हो ना, तो ये किसके अंदर फॉलो होगा, आर्टिकल 21 के अंदर। राइट अगेंस्ट बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता कोई आपसे। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू द रोड इन हिली एरिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे पास ये है अधिकार कि हम इंफॉर्मेशन की मांग कर सकते हैं। राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, राइट टू अ फैमिली पेंशन, राइट टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस इकोनॉमिक ही पढ़ा था ना हमने। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप, आपको सोने का भी अधिकार है। देखो आर्टिकल 21, अब ऐसा नहीं है घर में आप घर वालों को बोलो नहीं मैं सोऊंगा, ये कैदियों के लिए है, आप कैदी नहीं है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, हॉस्पिटल्स के पास में कोई भी ऐसी फैक्ट्री या फिर ऐसा कारखाना वगैरह नहीं लगाया जाता जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो, उससे उन पेशेंट्स का कौन सा आर्टिकल वो होएगा, आर्टिकल 21। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू लाइवलीहुड। आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, मतलब इसका स्कोप बहुत बड़ा है, तो आप खाली आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आर्टिकल 21 के अंदर फॉल होती हैं। नेक्स्ट करते हैं, अच्छा, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अब तक तो आप बोलोगे कि मैम हमने तो ये देखा है कि ये सारे आर्टिकल हैं जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन सब में कोई वो नहीं था, अल्फाबेट नहीं लग रहा था। इस आर्टिकल 21 ये ए में ए क्यों लगा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आ सकता है। इसका आंसर ये है, जब भी किसी आर्टिकल के अंदर हमें और ऐड करी हैं चीजें तो उसको अल्फाबेटिकली चीजें लगा के, मतलब आर्टिकल 21 का ही पार्ट है ये। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने जो राइट टू एजुकेशन था वो डीपीएसपी, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ऐड कर दिया था। बट जैसे जैसे इंडिया ने मतलब आगे प्रोग्रेस करी तो ये रियलाइज हुआ कि ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए हमारा एजुकेशन, तो है ना, और फंडामेंटल राइट ही है जो स्टेट के लिए, मतलब आप उनके हनन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां से रिमूव करके उसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें इसको कौन से आर्टिकल के तहत ऐड किया गया, वो सॉरी अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 2002। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A 86 अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें क्या बोला गया, 6 to 14 ईयर के जो बच्चे होंगे उनको स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या प्रॉमिस करता है हमें, 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एजुकेशन, कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, आर्टिकल 86, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 2002 में किया गया। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये बताता है आर्टिकल 22। अब इसमें क्या है, आपका प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपको डिटेन किया गया तो सबसे पहले आपको रीजन बताएंगे कि आपको क्यों मतलब अरेस्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स के स्पैम में, जिसमें आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो आपका इंक्लूड होगा,
उसमें आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, ठीक है, कि आपने ये क्राइम किया। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लेके गए तो आपको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा। तो ये उससे रिलेटेड है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको क्यों, मतलब क्या क्राइम किया है आपने उस टाइम पे जिसकी वजह से आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। होप ये क्लियर हो गया होगा 19 to 22 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कितनी फ्रीडम देता था, कितनी फ्रीडम दी थी? 6 दी थी ना? कौन कौन सी दी थी? दोबारा देखो, कौन कौन सी फ्रीडम दी थी? बोलने की, एक्सप्रेस करने की, असेंबल होने की, मतलब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, असेंबल होंगे मतलब हमारी आइडियोलॉजी मिल रही है, हमारे थॉट प्रोसेस मिलते हैं, तो हम एसोसिएशन बनाएंगे तो हम मूवमेंट करेंगे तो हम रेजिडेंट भी करेंगे तो हमें खाने पीने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे? प्रोफेशन भी करेंगे। तो टोटल कितनी फ्रीडम मिली है? 6। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू, कितने आएगा? मैंने बताया ना अभी, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड करता है। कौन से अमेंडमेंट के उसके तहत? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 21A, याद रखना आर्टिकल 21A है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा है? आर्टिकल 21। एजुकेशन से आ जाए तो 21A, ग्रेड मिलती है ना A+, तो एजुकेशन से याद रखना A। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, बताया था ना मैंने राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आप अपने घर में कुछ भी करो, आपको कोई बाहर का बंदा थोड़ा ना आके बोलता है, पुलिस वगैरह की, ये मत करो, आप नहीं कर सकते ये, जब तक वो स्टेट की सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं कर रहा है। अब घर पे बैठ के आप अननेसेसरी कुछ ऐसा वायरल कर रहे हैं जिससे स्टेट की इंटीग्रिटी, उसकी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कर सकते ना। तो राइट टू प्राइवेसी क्या आ रहा है? आर्टिकल 21 किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये तो हो गया आपके फ्रीडम वाले। अब देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल 23 to 24। क्या बताया था? स्कूल में गए फ्रीडम, इक्वालिटी मिली, जॉब में गए, वो कॉलेज में गए फ्रीडम मिली, फिर उसके बाद जॉब में आते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन 23 24। इसमें क्या आता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब आप बींग्स एंड फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा अपराध बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके अलावा फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, उसके खिलाफ आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब उसके लिए आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपको जबरदस्ती कोई बोले कि नहीं, आपको इस सिचुएशन में, ये जो आपके लिए एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, स्टिल आपको उसमें जबरदस्ती काम कराया जाएगा। फोर्स लेबर है, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जा रहा है। तो आर्टिकल 23 हमको ये देता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा कि कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब इतने डेवलप्ड एरियाज नहीं है, वहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती ऐसी इंडस्ट्री में लगाया जाता है, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है जहाँ पे वो मतलब उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें उसके अगेंस्ट कौन सा राइट मिला है? हमें आर्टिकल 24। ठीक है, आ गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन सा आता है? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, अभी बताया है,
क्या प्रोहिबिट करता है? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर करता है प्रोहिबिट। फोर्स लेबर ये भी करता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ये भी करता है। वुमेन ट्रैफिकिंग जो होती है क्राइम है ना, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, अच्छा ये तो कर ही लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एम टू, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है उसका एम क्या था? प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, डेफिनेटली नॉट। प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोवाइड किए गए थे हमारे को जो राइट्स हैं। प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, सही है। इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नो। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, नो। आंसर इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए क्या था? प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, जो चाइल्ड है, जो वुमन हो गए, आपके एल्डरली लोग हो गए, वल्नरेबल में तो आते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट डज द टर्म फोर्स लेबर मीन? बताया ना, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूर, बेगार, ये क्या होता है? जब आप अपनी मतलब विल के खिलाफ जाके काम करते हो, आपको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा हो। वॉलंटरी वर्क फॉर फेयर वेजेस, नो। वर्क परफॉर्म अंडर द थ्रेट ऑफ पेनल्टी, गुड, ये हो सकता है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी ना आप अपनी जबरदस्ती मतलब मन के खिलाफ जाके बात करते हो। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, नो। सो आंसर इज वर्क परफॉर्म्ड अंडर थ्रेट ऑफ पेनल्टी, ठीक है। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि आर्टिकल से आपको कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चनों को सोचना है, बहुत बेसिक्स है ये, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। मैं नहीं बता रही हूँ कौन से केसेस हैं, कौन सी क्या चीज थी, इसके और भी क्या है, मैं एडिशनल डिटेल डाल सकती हूँ, बट आपके एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, बहुत बेसिक आर्टिकल जो एक जनरल पर्सपेक्टिव में हमें याद होने चाहिए, हम वो करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन ओनली, नो। मैन ओनली, नो। एल्डरली पीपल, नो। किसके लिए होता है? चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आता है वल्नरेबल ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट डज आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट? किससे रिलेटेड था? सोचो सोचो। आर्टिकल 23, 24 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो क्या आ जाएगा? चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज, चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर, चाइल्ड लेबर इन सर्विस सेक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा? चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्री, मतलब जो एनवायरमेंट, जो हजार्डस इंडस्ट्री है उसका एनवायरमेंट बच्चों के काम करने के लिए तो सुटेबल नहीं होता ना, तो इसके लिए प्रोहिबिटेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब तक हमने पढ़ लिया इक्वालिटी, पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने देख लिया फ्रीडम, पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन वाला पढ़ा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पढ़ा। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप अपनी कंसाइंस से आपका रिलीजन चूज कर सकते हो, उस रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको याद कैसे करना है? इसको आर्टिकल 25 को क्या बोलते हैं? 25 बोलते हैं ना हिंदी में, तो 25 से क्या बोलेंगे? पी याद रखेंगे। 25 से क्या याद रखेंगे? 3P, मतलब प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस। 3P याद आ जाएगा तो अपने आप याद आ जाएगा कि ये आर्टिकल 25 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 26। अब आपको रिलीजन चूज करने का आपको हक दे दिया, तो अब उसको मतलब मैनेज भी तो करोगे ना। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स
किसमें फॉल होता है? आर्टिकल 26 में। हमें हमारा रिलीजन कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन सी मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोफेस करने, प्रोपोगेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसको मैनेज करना है, मतलब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब उसको मैनेज करने के लिए कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 26। फिर क्या आता है? आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मैंने कल ही बताया था कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, बट स्टेट कभी इंडिविजुअल का रिलीजन को, मतलब किसी इंडिविजुअल का रिलीजन को ऐसे भी नहीं बोलेगी कि नहीं, यू कैन नॉट मतलब फॉलो दिस रिलीजन, आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब जो लोगों का पैसा जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, स्टेट कभी उस पैसे का यूज किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं करेगी। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्या आता है? आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, स्टेट फंडिंग है, मतलब पूरा स्टेट फंडिंग है या थोड़ा सा, मतलब जितना भी उनका परसेंटेज है उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए स्टेट गाइडलाइंस नहीं दे सकती। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजन, इट इज ऑल अप टू यू, और आपके पेरेंट्स का कंसेंट होगा कि आपको मतलब वो रिलीजन फॉलो करवाना है या नहीं करवाना। तो आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। 25 से 3P याद रखना, प्रोफेस, प्रोपेगेट और प्रैक्टिस। फिर उसके बाद अब ये अधिकार दे दिया कि रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, तो हम उसके मैनेज भी करेंगे। फिर टैक्स जो स्टेट का जो मतलब टैक्स होगा उससे प्रमोट स्टेट नहीं कर सकती, पर हम कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप वगैरह बना के। स्कूल्स होते हैं ना, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। होप ये क्लियर होगा। अब इस पे बेसिस क्वेश्चंस देखते हैं। Which article of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of religion? अभी बताया है, आर्टिकल 25 to 28। ये क्या था? 14 to 18 इक्वालिटी। इक्वालिटी के बाद हमें क्या मिलती है? फ्रीडम। फ्रीडम मिलती है तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट था तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये क्या हो गया? भगवान याद आ ही जाते हैं जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ये रिलीजन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इंडिविजुअल द फ्रीडम टू, मैंने बताया था 25, आर्टिकल 25, तो 3P, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपको आपका डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ना है, फिर आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है, फिर आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए टेंशन तुम मत लो, टेंशन को गोली मारो, हम ले लेंगे तुम्हारी जगह टेंशन। बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कंटिन्यू बस रिपीट करते रहना, बार बार चीजें पढ़ोगे, देखोगे, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी और एग्जाम में अपने आप हो जाएगा सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंश्योर, क्या एंश्योर करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस प्रैक्टिसेस? नो, बल्कि राइट टू फ्रीडम हमको तो देता है ना कि हम कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम टू फॉलो वंस रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस, हाँ। एक्सक्लूसिविटी ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस, नो, नन ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आएगा फ्रीडम टू फॉलो वंस रिलीजन विदाउट इंटरफेयर, मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी इंडिविजुअल के उसमें। नेक्स्ट आ गया आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये किसमें फॉलो होते हैं? आर्टिकल 29 to 30 में।
आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होता है? माइनॉरिटीज होते हैं जो या तो देखो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, ये कोई स्टेट है, ठीक है, इसमें माना कि कंपैरेटिवली हिंदूज की पॉपुलेशन कम है या फिर मुस्लिम्स की कम है, सिख ईसाई मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की पॉपुलेशन कम है तो उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज, ठीक है। तो उनको मतलब उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला है। आप सोचिए कि कितना डीपली जाके सोचा होगा ये चीज कि जो लोग मतलब माइनॉरिटी में है कि उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो क्या है? माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, बोलते हैं ना भारत में बहुत सारी लैंग्वेज चलती हैं, बहुत सारे टाइप मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कल्चर अलग अलग है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल है। देखिए स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, ठीक है। इसके अलावा राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ऐसा तो है नहीं कि बस प्रोविजन बना दिया तो आप कर लेंगे प्रोटेक्ट, किसी भी चीज़ को, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ा सोर्स होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने का, कल्चर को आगे बढ़ाने का, तो उनको माइनॉरिटीज़ को स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटेड करने की भी पावर उनके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 30 के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू विच कैटेगरी ऑफ द सिटीजन? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी लैंग्वेज बहुत कम बची है, मतलब नॉट इन दैट सेंस कि लैंग्वेज बहुत कम बची है, मतलब उसको लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, उनको माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो चाहे लिंग्विस्टिक हो। रिलीजियस माइनॉरिटी बुद्धिस्ट, सिख, ठीक है। सोशली बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल सही। तो आर्टिकल 29 किसको प्रोटेक्ट करता है? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट एंश्योर्स दैट एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजंस हैज द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अभी पढ़ा है आर्टिकल 23, ठीक है। क्या आएगा? राइट टू इक्वालिटी? नहीं, ये तो 14 to 18 में आता है। इक्वालिटी देता है ये तो हमको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इसमें आता है ये तो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? नो, ठीक है। इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे आपके, ज्यादा डीप में नहीं आएंगे। फाइनल, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो आपके, पर अगर ये ना हो तो आप सोचो कि चीजें क्या हो। मतलब आपके राइट्स दिए हैं आपको, आपके प्रोटेक्शन के लिए राइट्स दिए हैं, पर उनको फॉलो ही नहीं कर रहा है स्टेट, तो आपके पास कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए कि आप आस्क कर सको कि मेरा ये राइट फॉलो नहीं हो रहा, मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए, मतलब हमको हमारा राइट फॉलो करवाओ यार, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या आएगा? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी एंड कोवरंतो। ये इनके डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना रिट्स होती हैं जो कितने टाइप की होती हैं? 5, ठीक है। इनके नाम याद रख लेना, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी एंड कोवरंतो, ठीक है। किसमें आती है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपका हनन हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो बिना हाई कोर्ट को अप्रोच किए। नॉर्मल केसेस में पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि मेरे इस फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस पे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स
with the right to move to the Supreme Court for the enforcement of। ये सब जो चर्चा चल रही थी किसके ऊपर चल रही थी? कल्चरल राइट्स के ऊपर नहीं, एजुकेशनल राइट नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी तो गाइडलाइंस है स्टेट के लिए, फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्सेबल है, उसके लिए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू भी है उस पर। तो मतलब अगर कोई भी मतलब ऐसा कानून बनाया जो हमारे फंडामेंटल राइट को, कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई कानून लाया है, कोई एक्ट लाया है पार्लियामेंट में जो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, हनन कर रहा है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है ना जुडिशियल रिव्यू करने, मतलब उसको देखने का हक किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। किस केस में? ओनली फंडामेंटल राइट्स। वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? आंसर इज फंडामेंटल राइट। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, बट मैंने आपको जितना हो सके चीजें डिटेल में बताई है, आपके जो पेपर है उसके पर्सपेक्टिव में बताई है, ब्रॉड एरिया से क्वेश्चन कवर कराए हैं मैंने आपको, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आर्टिकल से आपके 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं बोलूँगी आपको एक पेपर लेके अपने रूम में जहाँ भी आपका स्टडी टेबल हो उन आर्टिकल्स को पेस्ट कर लेना, और एक बार बस अगर आप वहाँ से गुजरे हो तो बस एक बार नज़र डाल लेना, तो आपको चीज़ें याद अपने आप हो जाएंगी, ठीक है? बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप इसी सीरीज को आगे पढ़ाते रहेंगे, और मैं आपको सारे जनरल जो नॉलेज की जो सेक्शंस है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाती चलूँगी। ओके, थैंक यू।